नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदी पेडागोजी के 5वां लेसन में शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे और समझेंगे कि अध्यापक टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखलाते हैं और बच्चों को कैसे बताया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टीचिंग एड्स क्या कहलाते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स कहलाता है। यानी कि जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को समझा रहा होता है बालकों को, और उस समझाने के दौरान जिस वस्तुओं को या जिस सामग्री का प्रयोग करता है बच्चों को समझाने के लिए, उसको हम शिक्षक सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गिनती बच्चों को सिखाना होता है तो गिनतारा के माध्यम से बच्चों को अध्यापक सिखाता है। किसी सर्किल या गोले को समझाना हो या किसी त्रिभुज को समझाना हो तो त्रिभुज को कार्डबोर्ड के द्वारा, सर्किल को घड़ी या बाल के द्वारा या गेंद के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चे को अध्यापक अच्छी तरीके से समझा पाता है वास्तविक वस्तु को दिखाकर, ताकि बच्चे में अच्छे से संज्ञान बन सके और उन चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका क्या महत्व होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सहायक सामग्री विषय को अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक होते हैं। यानी कि जो टीचिंग एड्स होते हैं जो अध्यापक बच्चों को बतलाने के दौरान प्रयोग करते हैं, उसको बच्चों में अस्थायी रूप से ज्ञान को अस्थायी रूप से बच्चों में स्थापित हो जाए उसके लिए प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से जिन चीजों को पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, जहाँ शिक्षक का मौखिक अभिव्यक्ति कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ रोचक कर, प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है और उसके मौखिक व्यक्ति, यानी कि जब वो किसी टॉपिक को अपने मौखिक या अपने मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा चीजों को या उस विषय को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी बच्चे मौखिक रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो वो टीचिंग एड्स यानी कि उस सामग्री का प्रयोग करता है जिससे बच्चे विजुअल करके या देख के अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो ये इसका महत्व होता है टीचिंग एड्स का। ठीक है, इसमें पहला आता है, देख लेते हैं पहला क्या है। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, यह शिक्षक की समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, ये विचारों को प्रभावात्मक प्रदान करते हैं। यानी कि टीचिंग एड्स से मतलब टीचिंग एड्स के प्रयोग करने के से क्या होता है कि जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो उसके संज्ञान में अच्छी तरीके से समाहित होता है, और शिक्षक का जो समय और ऊर्जा होता है दोनों की बचत होती है। यानी कि बच्चे अगर किसी टीचिंग एड्स को देख लें और अच्छी तरीके से समझ जाए तो उनके संज्ञान में अच्छी तरीके से बस जाएगा, जिसके माध्यम से वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और शिक्षक को भी टीचिंग एड्स के माध्यम से समझाने में आसान होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करती है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र के अधिक सक्रिय रहते हैं तथा पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। टीचिंग एड्स के माध्यम से क्या होता है कि जो भाषा संबंधित जो कठिनाइयाँ रहती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, और बच्चे जो भी चीज पढ़ते हैं टीचिंग एड्स के माध्यम से उनमें और रुचिता आती है, यानी कि उस विषय के प्रति और रुचि जागृत हो जाती है और समझने की इच्छा जागृत हो जाती है, इसको पढ़ने में उसको सरल या आसान लगता है, जिसके माध्यम से उनमें पढ़ने की और ललक पैदा होती है। ठीक है, तो टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चे को समझने और समझाने में और आसान होता है, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये टीचिंग एड्स के महत्व है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग के उद्देश्य, यानी जो शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स है इनके प्रयोग के उद्देश्य क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें पहला है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि टीचिंग एड्स के माध्यम से जो भी टॉपिक पढ़ाई जाती है
और वो टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्र के पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है, उसको पढ़ने में और अधिक रुचि पैदा होती है और जानने की चीज अच्छी तरीके से समझ पाए, अच्छी तरीके से चीजों को व्याख्यान कर पाए, वो टीचिंग एड्स के माध्यम से संभव हो पाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुति करना होता है। यानी कि जो भी टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे में तथ्यात्मक सूचना पहुंच पाती है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हो पाती है टीचिंग एड्स के माध्यम से, ताकि बच्चे उसको अपने संज्ञान में अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से बैठा ले, जिसको समझने में उनको और आसानी हो सके। ठीक है। इसके बाद तीसरा है सीखने की गति में सुधार करना। टीचिंग एड्स के माध्यम से क्या होता है कि जो बच्चे उस वस्तु को देखते हैं और देख के चीजों को समझते हैं, तो उससे जो गलतियां या जो सोचने या पढ़ने का जो तरीका होता है उसमें सुधार होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है छात्रों के अधिक क्रियाशील बनना। टीचिंग एड्स के माध्यम से छात्र और अधिक चीजों को विस्तार रूप से समझ पाते हैं, जिसमें उनमें क्रियाशील और बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य है कि क्या क्या उनके उद्देश्य हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है शिक्षक सहायक सामग्री की कार्य, यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका क्या कार्य है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला आता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन, यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री के माध्यम से मोटिवेशन पैदा होता है। ठीक है। इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। सहायक सामग्री से सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न होती है, साथ ही उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान उसे प्रेरणा प्रदान करता है। यानी कि जब बालक शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स के माध्यम से किसी चीज को जानता है या समझता है या सीखता है, तो उसमें उत्सुकता आती है, यानी जानने की और इच्छा उत्पन्न होती है कि कैसे ये चीज हो रही है, क्या चीज है। तो इसके माध्यम से उसमें मोटिवेशन आता है जानने के कि और इसको डिटेल से जाना जाए। ठीक है। तो ये प्रेरणा का एक स्रोत है शिक्षा सहायक सामग्री, जिसके माध्यम से बच्चों में और उत्सुकता उत्पन्न होती है जानने की चीजों को। ठीक है। दूसरा है क्रिया का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। इन सामग्रियों का प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है। वह खेल में जटिल पाठ्यक्रम को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि क्रिया जो सिद्धांत होता है, इसमें जो हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं वो उसके माध्यम से विद्यार्थी जो है अनेक प्रकार की क्रियाओं को जानने का अवसर मिलता है, और जो भी चीजें बताई जाती है वो खेल खेल के माध्यम से उनके पाठ्यक्रम को और आसान कर देता है जानने की। जैसे मान लीजिए कि वृत्त या हमको त्रिभुज के बारे में बतलाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि कोई कार्डबोर्ड या कोई गेम के माध्यम से दिखाकर और बालकों को समझाएंगे, तो उनको जानने में और आसान हो जाएगा और वो चीजों को और आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये क्रिया का सिद्धांत है। ठीक है। और तीसरा है स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन। इसको समझ लेते हैं क्या है। सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज के बारे में बतला रहे हैं, त्रिभुज हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे बतला रहे हैं, तो हमारे जो लिखने से या बतलाने से जो भी चीजें होती हैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझ नहीं आ पाती है। लेकिन उसको हम अगर विजुअल करके या उसको हम एक टीचिंग एड्स के माध्यम से अगर बतलाएंगे, तो बच्चे उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ ये चीज त्रिभुज होती है और ये चीज सर्किल होती है। ठीक है। तो दोनों में अंतर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये शिक्षा सहायक सामग्री के कार्य है। उसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? इसके बाद अगला है शिक्षा सहायक सामग्री के प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जो शिक्षा सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है। इसमें जो पहला है, ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव, समझ, आयु अनुसार होनी चाहिए एवं सामग्री पाठ्य पुस्तक से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम टीचिंग एड्स प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चों के समझ और उनके अनुसार होनी चाहिए, ताकि बच्चे और उसके पाठ से या उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। ये नहीं कि कोई भी हम टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं और उसके पाठ्य पुस्तक या उसके समझ से बाहर हो,
तो बच्चे उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे और चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा है, सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखें कि छात्रों में रुचि जागरूक करने वाली हो। और दूसरी बात है कि जब हम टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो टीचिंग एड्स का जो चुनाव करें तो ऐसे चुनाव करें जिससे बच्चों में जानने की इच्छा पैदा हो, ताकि वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, सहायक सामग्री का प्रयोग जितने समय के लिए आवश्यक हो उतना ही समय के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। यानी कि तीसरा है कि जो टीचिंग एड्स का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, तो टीचिंग एड्स का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको उसके प्रयोग से ज़्यादा बच्चों को बोरिंग ना हो। यानी कि बच्चे जब टीचिंग एड से बोरिंग हो जाएंगे तो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो उसको खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बतलाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अंतिम है, प्रयोग की जा रही सहायक सामग्री उचित अवस्था में होनी चाहिए। यानी कि जो हम टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं वो एक उचित अवस्था में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा सके। ठीक है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करते समय हमें ध्यान देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों को आसानी से समझ पाए और बच्चे का मन जो है अस्थिर होकर उन चीज़ों को समझ पाए। ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री। जो हिंदी की भाषा शिक्षण सहायक सामग्री होती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है। इसमें पहला है, हिंदी शिक्षक अनुदेशात्मक सामग्री के सहायक में हिंदी साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान को दे सकता है। यानी कि जो हिंदी शिक्षक अनुदेशक सामग्री की सहायता से हिंदी साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान छात्रों को दे सकते हैं। ठीक है। तो जो हिंदी में जो भाषा शिक्षा हमको समझाया या बतलाया जाता है बच्चों को, उनके माध्यम से हम हिंदी साहित्य और जो शिक्षा सामग्री है उसके माध्यम से उनकी भाषा को ठोस ज्ञान रूप दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, शिक्षक को प्रयोग की जाने वाली सामग्री की ठोस जानकारी हो तथा उन साधनों का प्रयोग कर सके। यानी कि जो शिक्षक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी हो, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाए और उसका प्रयोग करके अच्छी तरीके से समझा पाए। ठीक है। तीसरा है, शिक्षक छात्र मनोविज्ञान के ज्ञाता हो। यानी जो भी शिक्षक हो वो मनोविज्ञान यानी कि बालकों के जो प्रवृत्तियां होती है उसको जानने और उसको समझने की उसके पास ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ पाए और उनको समझा पाए। ठीक है। अध्यापक छात्र के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक समय में कई साधन का प्रयोग करें। यानी कि जब देखे कि बालक इन विधियों से समझ नहीं पा रहा है, उसको समझने में कठिनाइयां हो रही है, तो वो अपने समझाने के तरीकों को बदल सके। ठीक है। ऐसा होना चाहिए। और अंतिम है, उपकरणों के चयन में शिक्षक पर्याप्त सावधानी बरते। यानी जो टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहा है, जो टीचिंग एड्स का चुनाव कर रहा है, उसमें सावधानी बरते कि किन टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है। तो ये हिंदी भाषा शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री थी। और उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग निम्न प्रकार होते हैं। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। इसमें पहला आता है दृश्य साधन, यानी विजुअल एड्स। हम देख सकते हैं उसको हम विजुअल यानी कि दृश्य साधन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स, यानी जिसे हम केवल सुन सकते हैं, जिसके माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं, उसको हम श्रव्य एड कहते हैं, यानी कि ऑडियो एड्स कहते हैं, जैसे रेडियो, हेडफोन, सीडी। ठीक है। तो इन चीजों को हम सुन सकते हैं केवल। और तीसरा आता है दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको हम दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसको विस्तार से हम समझते हैं। तो इसमें पहला है प्रमुख श्रव्य सामग्री, यानी कि जो चीज हम सुन के सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेडियो, ग्रामाफोन, टेप रिकॉर्डर। इसके माध्यम से केवल हम सुन सकते हैं या उसकी जानकारी ले पाते हैं। ठीक है। तो ये श्रव्य सामग्री रहे। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है प्रमुख दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य सामग्री क्या है, जिसे हम देख सकते हैं उसको हम दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे श्यामपट हुआ, चार्ट हुआ, सूचना पट हुआ, वास्तविक पदार्थ जो रियल वस्तु होती है, यानी जिसको बालक देख के समझते हैं, जैसे कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, इन चीजों को देख के
वास्तविक रूप से, जो वास्तविक पदार्थ होते हैं वास्तविक रूप से बच्चे समझते हैं। तो ये दृश्य सामग्री के उदाहरण है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला है प्रमुख दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, यानी कि जो देखा जाए और सुना जाए उसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है नाटक। नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। टेलीविजन, टेलीविजन के माध्यम से हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। और चलचित्र, सिनेमा, यानी जो हम सिनेमा हॉल या चलचित्र को देखते हैं उसके माध्यम से हम चीजों को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख दिव्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के महत्व, यानी जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के महत्व क्या है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी कि जो पाठ हम पुस्तक पढ़ते हैं उसमें पाठ्यक्रम बच्चों के शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के ज्ञान का प्रमुख एवं आधार साधन होती है, जिनके अध्ययन कर छात्रों अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और भाषा शिक्षण में पुस्तिका का महत्व निम्न प्रकार है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रमुख रूप से आधार बनती है या साधन बनती है उनके ज्ञान को बढ़ाने में और उनके अध्ययन करने में, ठीक है। और भाषा शिक्षा के माध्यम से पाठ्य पुस्तक को निम्नलिखित महत्व मिलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला आता है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के भाषाई कौशल, वाचन, पठन, लेखन, निपुणता प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो बच्चों में भाषाई कौशल का विकास करती है, बोलने का, पढ़ने का और लिखने का जो निपुणता उसमें होती है वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही बच्चों में आती है, ठीक है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों में स्व अध्ययन के गुण को विकसित करने में सहायक होती है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके माध्यम से विद्यार्थियों का स्वयं को पढ़ने या स्वयं को अध्ययन करने के गुण को विकसित करती है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास की चीजों को समझ पाते हैं और अपना व्यक्तित्व कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा है लास्ट, पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के महत्व है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसमें अगला है अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण, यानी जो अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है इसको हम देखते हैं। तो अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला आता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित की होती है। यानी कि जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें पाठ्यक्रम को जो व्यवस्थित की जाती है वो एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित की जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्यापन विद्यार्थियों की आय, मानसिक, भौतिक अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जो हम पाठ्यक्रम विषय में बना रहे होते हैं तो विद्यार्थियों की आयु के अनुसार या उसके मानसिक बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो सके, ठीक है। इसके बाद तीसरा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट एवं छात्रों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक हम तैयार कर रहे हैं उसकी जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि छात्रों को समझने में और उनकी छात्रों को समझने में आसानी हो और उनकी योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है बाल साहित्य और उसके महत्व। बाल साहित्य और उसका महत्व क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो बाल साहित्य बच्चों की आय, उनके मानसिक स्तर, रुचि इत्यादि को ध्यान में रख कर लिखा जाता है। यानी कि जो बाल साहित्य होते हैं वो बच्चों के मानसिक स्तर, रुचि के अनुसार ध्यान में रखा जाता है। इनमें जातक, कथाएं, कविताएं इत्यादि का समायोजन होता है। और बाल साहित्य विद्यार्थियों के जीवन एवं भाषा शिक्षण में निम्नलिखित कारणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बाल साहित्य क्या होता है कि बाल साहित्य बच्चों के पाठ्य पुस्तक में उसके मानसिक स्तर, रुचि के अनुसार ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है तथा इनमें जातक, कथाएं, कविताएं समाहित होती है, जिससे विद्यार्थियों का भाषा शिक्षण और जीवन जो कौशल होता है वो बदलता है, ठीक है। या बाल साहित्य क्या होता है कि जब किसी महापुरुष को एक उसके बचपन की व्याख्यान की जाती है और उसकी बचपन की महान क्रियाओं को उसमें उल्लेखित किया जाता है,
जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ पाएँ और उसमें एक अच्छे नैतिकता या अच्छे एक नागरिक बनने की सोच विकसित हो पाए, उस उद्देश्य से बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएँ और अब उसका भाषा कौशल या उस विद्यार्थियों का सामाजिक या बौद्धिक ज्ञान हो पाए। ठीक है, तो बाल साहित्य का इसलिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या भूमिका निभाती है इसको देख लेते हैं। पहला इसमें है, बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो बाल साहित्य होती है बच्चों में मानसिक विकास में सहायक होती है, और बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों में कल्पना करने की जो शक्ति होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, बाल साहित्य बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यानी बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे के शब्दकोश यानी कि वर्ड पावर का वृद्धि होता है, जिसके माध्यम से बच्चों में अधिक शब्दकोश का भंडार विकसित होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, बाल साहित्य विद्यार्थियों में पठन कौशल की तीव्रता से विकसित करने में सहायक होती है। यानी बाल साहित्य के माध्यम से पठन कौशल जो होती है बच्चों में तीव्र होती है, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ने में कुशल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बाल साहित्य उसके महत्व है। तो हम आज के इस हिंदी के शिक्षण पेडागोजी में टीचिंग एड्स के बारे में समझा। टीचिंग एड्स क्या होता है और किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स का प्रयोग होता है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।